हेलो भाइयों और बहनों, आपका जीएस क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो कोई भी एग्जाम हो, एक दो क्वेश्चन तो आपको ज़रूर वहाँ से मिलेगा। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हृदय के चारों कोष्ठों में सबसे बड़ा कोष्ठ कौन सा है? हृदय के चारों कोष्ठों में सबसे बड़ा कोष्ठ कौन सा है? बायां लिन, दायां लिन, बायां निलय, दायां निलय। तो हृदय के चारों कोष्ठों में सबसे बड़ा कोष्ठ कौन सा होता है? देखते हैं इसका आंसर, बायां निलय। बायां निलय जो होता है हृदय के चारों कोष्ठों में सबसे बड़ा होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोशिकाओं के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसके फलस्वरूप बनती है? कोशिकाओं के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसके फलस्वरूप बनती है? ग्लाइकोलिसिस के, क्रेब्स चक्र के, या दोनों के, या फेफड़ों के माध्यम से बाहर आती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड किसके फलस्वरूप बनती है? तो देखते हैं इसका आंसर, क्रेब्स चक्र के फलस्वरूप कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ईसीजी का उपयोग किया जाता है। ईसीजी का उपयोग किया जाता है मस्तिष्क में, गुर्दे में, हृदय में, या लीवर में? तो ईसीजी का उपयोग किस में किया जाता है? चलते हैं देखते हैं अपना आंसर, हृदय में ईसीजी का उपयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेस मेकर का आकार होता है। पेस मेकर का आकार होता है हृदय के बराबर, हृदय से छोटा, माचिस की डिब्बी के बराबर, या दिखाई नहीं देता है? तो पेस मेकर किस आकार का होता है ये बताना है आपको। हृदय के बराबर होता है, हृदय से छोटा होता है, या माचिस की डिब्बी के बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। हृदय पेस मेकर जो होता है वो माचिस की डिब्बी के बराबर होता है। जितनी बड़ी माचिस होती है उतना ही बड़ा पेस मेकर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य का रक्त परिसंचरण तंत्र है। मनुष्य का रक्त परिसंचरण तंत्र है, एकल परिसंचरण तंत्र होता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, या चतुर्थ परिसंचरण तंत्र होता है, या इनमें से सभी होता है? तो मानव में रक्त परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? तो देखते हैं इसका आंसर, मानव में रक्त परिसंचरण तंत्र दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईसीजी का नाम है। ईसीजी का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, या इनमें से कोई नहीं? तो ईसीजी का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होगा, या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो चलते हैं देखते हैं आंसर अपना। तो ईसीजी का जो नाम होता है वो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ईसीजी का नाम होता है। ये गलत टिक लगा है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ईसीजी का नाम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, या यकृत? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? चलते हैं देखते हैं अपना आंसर, यकृत जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, यकृत, या थायराइड ग्रंथि, या पीयूष ग्रंथि? तो चलते हैं अपना आंसर देखते हैं। थायराइड ग्रंथि जो होती है वो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मास्टर ग्रंथि कहलाती है। मास्टर ग्रंथि निम्न में कौन सी होती है या कहलाती है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, अग्नाशय को मास्टर ग्रंथि कहते हैं,
हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्रंथि कहते हैं या फिर थायराइड ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो निम्न में से कौन सी मास्टर ग्रंथि है? तो चलते हैं देखते हैं अपना आंसर। पीयूष ग्रंथि जो होती है उसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्लाइकोलिसिस चक्र में कितने एटीपी बनते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लाइकोलिसिस चक्र में कितने एटीपी बनते हैं? 38 एटीपी, 30 एटीपी, 6 एटीपी या 8 एटीपी। तो ग्लाइकोलिसिस चक्र में कितने एटीपी बनते हैं? तो देखते हैं अपना आंसर। 8 एटीपी ग्लाइकोलिसिस चक्र में बनते हैं। अगर आपको हमारा चैनल जीएस क्लासेस के क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में सही क्रम है। डीएनए, प्रोटीन, आरएनए। दूसरा ऑप्शन है आरएनए, प्रोटीन, डीएनए। तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन, डीएनए, आरएनए। चौथा ऑप्शन है डीएनए, आरएनए या प्रोटीन। तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही होगा जो सिस्टम से लगा हुआ है? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या प्रोटीन, डीएनए, आरएनए। तो देखते हैं इसका आंसर। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। तो ये क्रम सही है। डीएनए होता है, फिर आरएनए होता है, फिर प्रोटीन होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाटसन और क्रिक ने किसकी खोज की थी? वाटसन और क्रिक ने किसकी खोज की थी? डीएनए के एकल हेलिक्स मॉडल की। दूसरा डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की। तीसरा डीएनए के त्रिक हेलिक्स मॉडल की या इनमें से कोई नहीं। तो वाटसन और क्रिक ने किसकी खोज की थी? एकल हेलिक्स मॉडल की, डबल हेलिक्स मॉडल की या त्रिक हेलिक्स मॉडल की या इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं अपना आंसर। तो डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की वाटसन और क्रिक ने खोज की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रेब्स चक्र में एटीपी के कितने अणुओं का निर्माण होता है? क्रेब्स चक्र में एटीपी के कितने अणुओं का निर्माण होता है? 12 अणुओं का, 24 अणुओं का, 28 अणुओं का या 4 अणुओं का। तो देखते हैं क्रेब्स चक्र में एटीपी के कितने अणुओं का निर्माण होता है। 24। एटीपी में 24 अणुओं का निर्माण होता है। क्रेब्स चक्र में एटीपी के 24 अणुओं का निर्माण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरित लवक के किस भाग में CO2 का स्थिरीकरण होता है? हरित लवक के किस भाग में CO2 का स्थिरीकरण होता है? पत्तियों में, स्ट्रोमा में, ग्रैना में या गोल्जी काहे में। तो देखते हैं अपना आंसर कि CO2 का स्थिरीकरण किस भाग में होता है। तो ग्रैना में CO2 का स्थिरीकरण होता है। हरित लवक का जो भाग होता है वो ग्रैना में होता है और उसमें CO2 का स्थिरीकरण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण संबंधी शोध में प्रयुक्त शैवाल का नाम है। वो कौन सा शैवाल है जिसका प्रकाश संश्लेषण संबंधी शोध में प्रयोग किया जाता है? मार्सिलिया, क्लोरेला, स्पायरोगायरा या फिर यूग्लिना। इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा शैवाल है जिसका प्रकाश संश्लेषण संबंधी शोध में प्रयोग किया जाता है? तो चलते हैं देखते हैं अपना आंसर। क्लोरेला वो है जिसका प्रकाश संश्लेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। एंजाइम की रासायनिक प्रकृति होती है। तो एंजाइम की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? वसा होता है ये, या हाइड्रोजन होता है, या कार्बोहाइड्रेट होता है, या फिर प्रोटीन के रूप में होता है। तो देखते हैं अपना आंसर। एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन के रूप में होता है और इसकी रासायनिक प्रकृति प्रोटीन की तरीके से होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जंपिंग जीन की खोज किसने की? जंपिंग जीन की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने, वाटसन या मैकक्लिंटॉक ने।
तो रॉबर्ट हुक होंगे, या रॉबर्ट ब्राउन होंगे, या वाटसन होंगे, या मैकक्लिंटॉक होंगे जिसने जंपिंग जीन की खोज की है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलते हैं देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा मैकक्लिंटॉक। मैकक्लिंटॉक वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने जंपिंग जीन की खोज की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है। ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का परिवर्तन कोशिका के किस भाग से होता है। देखते हैं इसके आंसर। केंद्रक में, कोशिका में, कोशाद्रव में, या भित्ति में। तो ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है। तो देखते हैं अपना आंसर। कोशाद्रव में। कोशाद्रव में ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का परिवर्तन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मच्छरों को नष्ट करने में सहायक शैवाल कौन सा है। मच्छरों को नष्ट करने में सहायक शैवाल कौन सा है। क्लोरेला, सिफेलुरोस, कारा व नाइटेला, नीले हरे शैवाल। तो इन चार ऑप्शनों में से कौन सा होगा जो मच्छरों को नष्ट करने में सहायक है। तो चलते हैं देखते हैं अपना आंसर। कारा व नाइटेला ऐसे शैवाल हैं जो मच्छरों को नष्ट करते हैं। तो अगर आपको हमारे इस सेशन के क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। आमाशय में, यकृत में, अग्नाशय में, या किडनी में। तो लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाएंगी। आमाशय में पाई जाएंगी, यकृत में पाई जाएंगी, अग्नाशय में पाई जाएंगी, या फिर किडनी में पाई जाएंगी। तो देखते हैं इसका आंसर। अग्नाशय में लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं। अग्नाशय में लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं। अगर हमारे ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें